नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश्वर कैवर्त है। हम खसरा को कैसे भरते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने खसरा के खंड 1 और खंड 2 को भरना सीखा है। आज हम जानेंगे कि खंड 1 और 2 में कैफियत के खाने को कैसे भरा जाता है। खंड 1 में कैफियत खाना नंबर 10 में होता है, वहीं खंड 2 में कैफियत खाना नंबर 11 में होता है। इसको कैसे भरते हैं, क्या भरते हैं, ध्यान रखिए। खंड 1 में कैफियत में क्या क्या डिटेल रहता है, तो इस भूमि में कोई भी यदि भूमि का नामांतरण होता है या इस भूमि क्रमांक का निरस्त होता है तो उसके संबंध में जो भी आदेश रहता है उस आदेश का क्रमांक, उसका दिनांक इस कैफियत की खाने में एंट्री रहता है। ठीक है। यदि किसी पट्टेदार या उप पट्टेदार का यहाँ दर्ज है तो उसकी अवधि का उल्लेख और उसकी शर्तों का उल्लेख कैफियत की खाने में दर्ज रहता है। ठीक है। यानी खाना 1 से 9 तक में कुछ जानकारी दिया रहता है, इसके अतिरिक्त कोई आदेश है, कोई शर्त है, कोई समय है, उसका उल्लेख हम कैफियत की खाने में करते हैं खंड 1 में। खंड 2 में क्या करते हैं, तो खंड 2 में क्या करते हैं और आगे देखिए। तो सबसे पहले क्या बताया आपको, खंड 1 नामांतरण आदेश, इसका वर्णन रहता है कैफियत के खंड 1 के खाना 10 में। खंड 2 के कैफियत में क्या क्या रहता है आपको बताया। खंड 2 फसल का विवरण रहता है। अब फसल के बगल में उसका क्षेत्रफल लिखते हैं और क्षेत्रफल यदि सिंचित हो तो उसको गोला घेरते हैं। ठीक। तो सिंचाई के साधन का उल्लेख कैफियत के खंड 2 में करते हैं, जैसे नहर सरकारी है कि गैर सरकारी, उसके बारे में रहेगा। ठीक है। चांदा, सीमा चिन्ह, वृक्ष, इसका वर्णन कैफियत के खाने में देते हैं। चांदा सीमा चिन्ह को लाल स्याही से दर्ज करते हैं। क्लियर है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे। सबसे पहले है आपका सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन नहर हो सकता है, कुआं हो सकता है, तालाब, नदी नाला या जलाशय हो सकता है। इसको टिप के रूप में कैसे लिखेंगे। नहर है तो सरकारी या गैर सरकारी नहर। जैसे कुआं है, मान लो कुआं से सिंचाई की है तो कुआं नंबर 7 से सिंचाई की। तालाब है, तालाब नंबर फलाना से सिंचाई की। नदी नाला या जलाशय है तो खाली स्थान नदी नाला या जलाशय से सिंचाई की। जैसे शिवनाथ नदी है तो शिवनाथ नदी से सिंचाई की। इस प्रकार से टिप देना है कैफियत के खाने में। अब यदि कोई वृक्ष है उसका कैसे एंट्री करते हैं। वृक्ष निजी वृक्ष है मान लीजिए तो उसकी जाति, संख्या और स्वामी का नाम लिखेंगे। शासकीय है तो जाति, संख्या और शासकीय लिखेंगे। जैसे आम का वृक्ष है तो आम वृक्ष 4 शासकीय। ठीक है। या आम वृक्ष या बरगद वृक्ष 5 कब्जा भूमि स्वामी। इस प्रकार से हम लिखेंगे कैफियत के खाने में। तो कैफियत के खाने में वृक्ष को कैसे दर्ज करते हैं बता दिया। अब चलते हैं कि कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए यदि पट्टा, कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए मान लीजिए किसी भूमि पर कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए पट्टा देते हैं तो उस प्रयोजन व उसकी शर्तें को इसमें दर्ज किया जाएगा। मान लो कोई शासकीय भूमि है, रेत निकालने के लिए पट्टा दिया है। ठीक है। तो नीलामी किया है पट्टे द्वारा तो उसकी शर्तें को इसमें लिखा जाएगा। ठीक है। और क्या लिखा जाएगा कैफियत में, निस्तार पत्र या वाजिबुल अर्ज में भूमि का रकबा और भूमि का मद। जैसे यदि कोई घास भूमि है, ठीक है, वह निस्तार पत्रक में यदि चराई हेतु सुरक्षित है तो कैफियत के खाने में क्या लिखेंगे, निस्तार पत्रक के अनुसार चरनोई सार्वजनिक है या निस्तार पत्रक के अनुसार गौठान है। इस प्रकार से। ठीक। यदि देखिए शासकीय भूमि पर अपराधिकृत रूप से किसी ने कब्जा किया है, ठीक, तो उस कब्जेदार व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, निवास ग्राम और अपराधिकृत या अतिक्रामक इस प्रकार से लिखना चाहिए। जैसे अपराधिकृत कब्जा कर फसल लिया, अपराधिकृत कब्जा कर मकान बनाया, इस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है। तो ये है शासकीय भूमि पर अपराधिकृत कब्जा का विवरण कैसे देना है। खेत में सुधार कार्य,
यदि खेत में सुधार कार्य करता है, जैसे कुआं या बंधिया निर्माण करता है, तो कुआं या बंधिया निर्माण, उस निर्माणकर्ता का नाम, निर्माण वर्ष, व्यय, कच्चा है कि पक्का, इसको कैफियत के खाने में दर्ज किया जाएगा। क्लियर है। अगला है, यदि खसरा का रकबा बंदोबस्त के रकबा में अंतर आता है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यदि किसी प्रकार का अंतर आता है तो उसका विवरण खाने में दर्ज कमी या अधिक के रूप में किया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए किसी खसरा का क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है, लेकिन एक्चुअल में उसका क्षेत्रफल बंदोबस्त में 8 हेक्टेयर है, तो 2 हेक्टेयर कमी आया ना, तो कमी या अधिक के रूप में कैफियत में वहाँ दर्ज किया जाना चाहिए। अब देखिए, यदि जल प्लावन या जलहोड़ की स्थिति बनती है, ठीक है, यदि भूमि का क्षेत्रफल जो है जल प्लावन या बढ़ोड़ के द्वारा घट या बढ़ जाती है, तो नदी नाला या बहाव नष्ट होने का विवरण इसमें दर्ज रहेगा कि किस प्रकार उसमें वह कमी आया। ठीक। देखिए अगला है कि सीमा चिन्ह यदि कोई है तो उसका विवरण कैसे दर्ज किया जाएगा। यदि सीमा चिन्ह है तो उसका विवरण तिगड्डा है, मतलब 3 गांव की सीमा पर है, उसको तिगड्डा बोलते हैं। यानी जिस गांव का खसरा बना रहे होते हैं उस गांव का नाम उसमें नहीं लिखते, अन्य 2 गांव का नाम लिखते हैं। मान लीजिए तिगड्डा नंबर 7, ठीक है, यानी 3 गांव है, एक गांव यहाँ, एक गांव यहाँ, यहाँ एक सीमा चिन्ह है, इसको तिगड्डा है। ठीक है, ये खसरा 1, तो इस खसरा 1 में यदि स्थित है तिगड्डा का सीमा चिन्ह, तो उस गांव का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे तिगड्डा नंबर 7 व मुकाबले ग्राम झाल व झोरा, ऐसा लिखेंगे। मौके पर मरम्मत योग्य है तो ठीक है, खसरा नंबर 7 व मुकाबले ग्राम, जो ग्राम रहेगा 2 ठो अन्य नाम, इन दोनों का नाम लिखेंगे। मौके पर टूटा है तो टूटा गया, मौके पर सही हालत में है तो सही पाया गया, इस प्रकार से लिखेंगे। यदि कोई सीमा चिन्ह है, मान लीजिए इस गांव के सीमा में कोई सीमा चिन्ह पाया जाता है, तो सीमा चिन्ह और उसका नंबर लिखेंगे। सीमा चिन्ह नंबर 27 दुरुस्त है तो दुरुस्त, नादुरुस्त है तो नादुरुस्त, मरम्मत योग्य है तो मरम्मत योग्य लिखेंगे, विलुप्त हो गया तो विलुप्त लिखेंगे, निर्माण किया गया तो निर्माण लिखेंगे। इस प्रकार से सीमा चिन्ह का विवरण भी हम खसरे के कैफियत में लिखेंगे, खंड 2 में, वो भी लाल स्याही से। ठीक। और क्या लिखेंगे कैफियत के खाने में, तो ग्राम खसरा नंबर यदि कोई निरस्त करते हैं तो उस निरस्त खसरे का विवरण या आज्ञा क्रमांक हम कैफियत के खाने में देंगे। ठीक। नेक्स्ट है, कृषि सुविधा के लिए यदि चकबंदी करते हैं, मतलब भूमि की अदला बदली करते हैं, तो सर्वे नंबर जिसका आपस में विनिमय हुआ है, विनिमय का दिनांक, भूस्वामियों के नाम और सक्षम अधिकारी प्रकरण उसका आज्ञा क्रमांक इसमें दर्ज रहेगा। ठीक। नेक्स्ट है, यदि कोई खसरा नंबर विक्रय करके बेचता है, ठीक, कोई खसरा को बेच देता है किसी भूमि को, तो उसका आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, प्रकरण क्रमांक कैफियत के खाने में दर्ज। मान लीजिए पट्टा अवैध है, अवैध पट्टेदार बताया था ना आपको, पट्टेदार किसको नहीं मानेंगे, घास काटना, पशु चराना, ठीक है, घास काटना हो गया, पशु चराना हो गया, ठीक है, सिंघाड़ा पैदा करना, लाख उत्पन्न करना, तेंदुपत्ता तोड़ना, ये पट्टेदार नहीं कहलाते। तो इसका विवरण कहाँ पर रहेगा, तो इसका विवरण भी कैफियत के खाने में रहेगा। क्लियर है। अब देखते हैं, यदि किसी भूमि का व्युत्पत्तन होता है तो उस व्युत्पत्तन का नामांतरण आदेश यानी आज्ञा क्रमांक और दिनांक इसमें दर्ज रहेगा कैफियत में, कैफियत के खंड 1 में भी, 2 में भी। ठीक है। यदि बैंक से ऋण खसरा नंबर पर लेता है, किसी खसरा की भूमि के इसके अनुसार यदि बैंक से ऋण लेता है, ठीक है, तो ऋण की धनराशि प्रविष्टि की जाएगी जब तक भरपाई नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, भूमि पर अवैध कब्जा, यदि किसी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तो कब्जा करने वाले व्यक्ति का विवरण कैफियत के खाने में दर्ज रहेगा। यदि किसी शासकीय भूमि पर ठेका, यानी एक मान लो जो कोई शासकीय भूमि है, इसको ठेके पर दिया है रेत निकालने के लिए, मुरुम निकालने के लिए, तो उस ठेकेदार का नाम, ठेका की धन और उसकी अवधि का उल्लेख कैफियत के खाने में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें खसरे को भरना है।
खंड 1 को और खंड 2 को। कैफियत को विशेषकर ध्यान देना है कि किन बातों को हमें लिखा जाना चाहिए, किन बातों को लाल स्याही से लिखा जाना चाहिए। लाल स्याही से सिर्फ कहाँ कहाँ पर एंट्री होगा, तो जो गैर खाते की भूमि है उसके क्षेत्रफल के नीचे उसके मध्य को लिखते हैं। जैसे घास भूमि है तो लाल स्याही से क्या लिखेंगे, यदि 5 हेक्टेयर है तो 5 हेक्टेयर, उसके नीचे जैसे यहाँ देखिए घास भूमि है तो यहाँ लिखेंगे 5 हेक्टेयर है तो 5 हेक्टेयर। खसरा क्रमांक 7 है तो खाना में खसरा क्रमांक 7, और इसके नीचे लाल स्याही से हम क्या लिखेंगे, घास लिखेंगे इस प्रकार। ठीक, ये तो हो गया क्षेत्रफल। और कहाँ लाल स्याही यूज होता है, दूसरा होता है सीमा चिन्ह को लिखने में। जैसे सरहदी चांदा है तो सरहदी चांदा दुरुस्त, ये लाल स्याही से कैफियत की खाने में लिखा जाना चाहिए। खंड, ठीक है, कौन से खंड में लिखा जाता है सीमा चिन्ह, खंड 2 के कैफियत में। ठीक, तो ये है कैफियत, इस प्रकार से भरते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आता है परिवर्तन वर्ष खंड 2 का। तो खंड 1 से खंड 11 तक जो भी परिवर्तन होता है उसे हमें खंड 12 से खंड 19 तक भरते हैं। ठीक है, जो भी परिवर्तन होते हैं उसको यहाँ भरते हैं। जैसे तो परिवर्तन में जो प्रविष्टि का कैसे करते हैं, आधार वर्ष में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उसको लिखते हैं। जिस खाने में परिवर्तन होते हैं उसी को लिखते हैं, नहीं होते परिवर्तन उसको नहीं लिखते। फसल रकबा प्रति वर्ष दर्ज करते हैं, परिवर्तन हो चाहे मत हो। ठीक है, कैफियत की प्रविष्टि प्रति वर्ष होती है। कुआं है, बावड़ी है, सीमा चिन्ह है, वृक्ष, इसकी प्रविष्टि प्रति वर्ष की जाती है। ठीक, मतलब ध्यान रखिए परिवर्तन वर्ष में क्या क्या चीज़ लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या रहता है, ए है खसरा 5 साला खंड 2। तो आधार वर्ष में जो भी परिवर्तन होता है उसी आधार पर हम परिवर्तन वर्ष में एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लेकिन ध्यान रखिए जो फसल की एंट्री है, जैसे धान है उसका क्षेत्रफल है, उन सारे की एंट्री यहाँ करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ, जैसे फसल की एंट्री करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, इसमें चेंज कर रहे हैं तो यहाँ धान 1 हेक्टेयर ऐसे। खाना नंबर 6 में यदि द्विफसली आ रहा है, यानी धान है मान लीजिए और गेहूँ है। ठीक है, धान और गेहूँ है, मान लीजिए गेहूँ है, यहाँ गेहूँ है 1 हेक्टेयर तो यहाँ गेहूँ 1 हेक्टेयर लिखें। खाना नंबर 6 में चेंज कर रहे हैं तो खाना 6 में क्या लिख देंगे, 1 हेक्टेयर, क्योंकि ये द्विफसली बन रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से फसल की एंट्री पूरा करना है। और किसकी एंट्री संशोधित प्रविष्टि में हमेशा करना है, कोई कुआं है, सरहदी चांदा है, कोई वृक्ष है, उसकी एंट्री सभी खसरे में करना है जब तक कि वह रहे। ठीक है, यानी जो चीज़ स्थायी है उसकी एंट्री यहाँ करते जाना है, और फसल की एंट्री सभी में करना है यदि लिया जाता है तो। ठीक है, ये है आपका परिवर्तन वर्ष को इस प्रकार भरते हैं। ठीक है, तो खसरा खंड 1 और खंड 2 भरना सीखा। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसका गोस्वारा कैसे करते हैं।